नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज की रात कयामत की रात है। आज कयामत की रात है उनके लिए, उन 284 प्रत्याशियों के लिए झारखंड में जो लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश के 543 सीटों पर चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उन सभी प्रत्याशियों के लिए आज की रात कयामत की रात है। भले हम और आप ये मानते हो कि एनडीए और आईएनडीए के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन कहीं कहीं थर्ड फ्रंट भी खड़ा है, तीसरा मोर्चा भी खड़ा है, कई जगह पे निर्दलीय भी दिखाई देंगे। तो ये सारा जो तामझाम है वो देश की सरकार बनाने के लिए है। कौन कब कहां कैसे पलटेगा, कौन कब कहां किसके समर्थन में जा उतरेगा, ये बता पाना कल ही संभव हो पाएगा, जब कल काउंटडाउन शुरू हो जाएगी काउंटिंग की। काउंटिंग के काउंटडाउन के साथ ही जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे वैसे वैसे ये फैसला साफ होता जाएगा कि देश में सरकार किसकी बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी की या फिर आईएनडीआईए से कोई नया चेहरा निकल कर आएगा जो सत्ता की कमान संभालेगा, भारत की बागडोर संभालेगा। देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। वोटों की काउंटिंग का काउंटडाउन। सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। उम्मीदवारों की बढ़ी धड़कन। मंगलवार को किसका होगा मंगल? क्या देश में फिर चला मोदी का मैजिक, या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर जनता ने प्यार बरसाया? सब कुछ अगले कुछ घंटे में तय हो जाएगा। 7 फेजों में शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मंगलवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। उम्मीदवारों के लिए आज कयामत की रात है। सुबह जब ईवीएम खुलेगा तो जनता का फैसला सामने आएगा। लेकिन जनता का फैसला आने से पहले ही तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक में बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई और काउंटिंग को लेकर रणनीति बनाई गई। सभी बूथ पर काउंटिंग एजेंट सही समय पे पहुंचे। कहां पर कितने नियुक्त हुए, अभी नहीं नियुक्त हुए, कुछ दिक्कत कहीं पर है क्या, कहीं पर वोटिंग को लेके काउंटिंग को लेके कुछ अगर शंका है तो वहां पर पार्टी के पदाधिकारी विशेष ध्यान दे। ऐसी सारी चर्चा, एक तरफ चुनाव की समीक्षा और आने वाले काउंटिंग की पार्टी की तैयारी, इस पर एक विस्तृत चर्चा आज हम सब ने बैठकर की। तमाम एग्जिट पोल में फिर से मोदी सरकार बनने का अनुमान है। वहीं झारखंड में भी 2019 का परिणाम दोहराने का अनुमान है। टाइम्स नाउ, न्यूज 24, टुडेज, चाणक्य और रिपब्लिक मैट्रिज में एग्जिट पोल में झारखंड में एनडीए को 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने झारखंड में एनडीए को नुकसान होने की आशंका जताई है। झारखंड में बीजेपी को 8 से 10 सीटों का अनुमान बताया है, जबकि आजसू अपनी सीट बचाने में सफल हो सकती है। लेकिन इंडी गठबंधन एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर रहा है। जेएमएम ने दावा किया है कि झारखंड में गठबंधन 8 से 10 सीटें जीतेगा। न्यूनतम 8 और अधिकतम 10 जगहों पर हम बहुत अच्छी स्थिति में है जहां हम स्कोर करेंगे। उसके लिए आपके माध्यम से राज्यवासियों के प्रति, प्रबुद्ध मतदाता मंडल के प्रति अग्रिम आभार भी व्यक्त करते हैं। यहाँ के लोगों ने सोच समझ के वोटिंग की। अब एंड रिजल्ट क्या होगा वो डिफरेंट चीज़, मगर क्लोज कंटेस्ट 14 के 14 सीटों पर है। रिजल्ट अच्छा ही हम उम्मीद रख रहे हैं। निर्देश दिया गया है कि बूथ पर वो जो काउंटिंग सेंटर होगा वहाँ पे अंतिम समय तक जमे रहना है, क्योंकि एक तरह का ये साइकोलॉजिकल स्ट्राइक किया है जो नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति ने, और इलॉजिकल तरीके से किया है एग्जिट पोल के माध्यम से, तो उसका करारा जवाब देना है। झारखंड की 14 सीटों पर कौन मारेगा बाजी? क्या 2019 का परिणाम दोहरा पाएगी बीजेपी, या बीजेपी के विजय रथ को रोकने में सफल होगा इंडिया गठबंधन? किसके दावे में कितना दम है? कौन होगा पास और कौन होगा फेल?
सब कुछ घंटे में साफ हो जाएगा, लेकिन उम्मीदवारों की धड़कन बढ़ी हुई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम एग्जिट पोल का दावा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 350 से 400 सीट के बीच के आंकड़े हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की बात कर ले, न्यूज़ 24 ग्रुप की बात कर ले, या टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की बात कर ले, जन की बात ग्रुप की बात कर ले, कोई भी ग्रुप हो, तमाम एजेंसियों का दावा है। बावजूद इसके आज दिल्ली में भाजपा के कार्यालय में पूरे जश्न के माहौल की तैयारी बना दी गई है। जश्न का माहौल बन गया है, सजावट जारी है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का भी दावा है कि कल ही काउंटिंग के साथ ही बैठकर प्रधानमंत्री का चेहरा भी तय कर लेंगे। सच कहां, झूठ कहां छिपा हुआ है, ये कल का जनादेश बताएगा। जनादेश 2024 का तमाम सियासी दावों के बीच आखिरकार कल सिंहासन कौन संभालेगा, ये बताना अभी भी मुश्किल है। तमाम एग्जिट पोल के दावे हैं, सब कुछ सही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब तक आंकड़े सामने ना आ जाएं तब तक किसी भी चीज पर विश्वास नहीं पकड़ा दिखाया जा सकता, विश्वास नहीं बताया जा सकता। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी हैं। ईश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। आंसू से हमारे साथ परवाज खान साहब हैं। परवाज जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल पहला परवाज खान से, एनडीए को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए गए हैं। एनडीए को लेकर हर जगह, हर एग्जिट पोल में बढ़त बताई जा रही है। क्या लगता है परवाज जी, कितनी सच्चाई है दावों में? देखिए, कयास तो नहीं इसको बोला जाएगा। एग्जिट पोल आज से नहीं, वर्षों से होता चला आ रहा है और एग्जिट पोल का जो नतीजा आ रहा है लगभग आसपास ही रहता है। और ये कॉन्फिडेंट दिखा रहा है। एग्जिट पोल अलग अलग कंपनियां करती हैं, उसमें आप देखिएगा समाचार जितने चैनल हैं, आप फील्ड में भी जाते हैं, जितने पत्रकार साथी हैं, सबसे जाने का उनका एक सैंपल सर्वे होता है, सबका अलग अलग दावा होता है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल का जो रुझान आया उसमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको एनडीए गठबंधन का सरकार तीसरी बार आराम से बनने जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार वो देश के नेता बनने जा रहे हैं। देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ईश्वर आनंद जी, रुख आपका करते हैं, कितने सहमत, कितने संतुष्ट इस बात पर? देखिए, मैं एग्जिट पोल को नहीं मानता हूं, क्योंकि अभी बहुत मैं देख रहा था बहुत जगह, जैसे हरियाणा में 10 सीट है तो एनडीए को 13 सीट दिखा रहे हैं। झारखंड में जैसे माले सिर्फ 1 सीट पे चुनाव लड़े, उसको 3 पे दिखा रहे कि लड़ी है। तो ये सारा हवाई मामला है और वो सब सारा खेल क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं गोदी मीडिया क्यों नाम है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जो इतने सारे चैनल सब दिखा रहे 350, 400, 377, किसी ने ये सवाल आज तक 10 साल में नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ और कल के नतीजे इसके ठीक उलट आएंगे। इंतजार कर लिए, धैर्य रखा जाए। तो मतलब सारे मीडिया जो है वो गोदी मीडिया है, क्योंकि सारे का एग्जिट पोल तो एक ही आ रहा है। नहीं, हम तो देखिए, अभी आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में किसी ने सवाल उठाया कि मोदी जी से सवाल किया, एनडीए गवर्नमेंट से सवाल किया बेरोजगारी के बारे में, उनके मैनिफेस्टो के बारे में, महंगाई के बारे में, पेट्रोल डीजल के बारे में कि भैया बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार आपने जो नारा दिया था, किसी ने सवाल उठाया क्या? किसी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस के समय में क्या था कि यूपीए की जो सरकार थी तो साथ में पत्रकारों को लेके जाया जाता था, अगर विदेश जा रहे प्रधानमंत्री तो, और हवाई जहाज में भी होता था प्रेस कॉन्फ्रेंस, आने के बाद होता था, जाने के पहले होता था। यहाँ तो पत्रकार बहुत दूर दूर तक भी उनसे सवाल नहीं, और फिर अगर सवाल पूछा भी जाता है तो आम आप काट के खाते कि चूस के खाते, ऐसा आपने देखा है 10 साल में। तो ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग जो हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ 90% लोग जो है अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। पत्रकारिता का जो धर्म है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, वो ध्वस्त हो चुका है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आप मुझे एक बात बताइए ईश्वर जी, ये आप लोगों की समस्या होती जा रही है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कि मुझे जवाब देना चाहिए, लेकिन समस्या जब भी आती है, आप मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करती है, ईडी, आप कहते हैं केंद्र के इशारे पर जांच कर रही है। न्यायिक हिरासत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, उसको नहीं मिलती। आप बोलते हैं कि न्यायिक हिरासत, न्यायिक सिस्टम जो है, जुडिशियल सिस्टम जो है अब गलत देख रहा है, झारखंड को अलग नजर से देखता है। क्या आप ये मानते हैं कि पूरे देश का सिस्टम हैक हो गया? कांग्रेस के पास ईमानदारी छोड़कर पूरे देश में कहीं ईमानदारी नहीं है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि मीडिया, मैंने क्या कहा कि मीडिया, देखिए पूरी बात सुन लीजिए, मीडिया
जो चौथा स्तंभ है अपना धर्म ईमानदारी से नहीं निभा रही है। उसका काम है सवाल पूछना, जनता के सवालों को उठाना, ठीक है, आप उसमें नहीं है शायद। आप मुझे भी शामिल रखिए। दूसरी बात आपने कहा, देखिए दूसरी बात आपने कहा कि ईडी की बात आपने की कि आप देखिए एक बात है कि एक मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को जहां किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल के बारे में है, ना ही हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। देखिए इतने बड़े पद पे, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को आप सीधा ये कह के अरेस्ट कर लेते कि फलाने ने कहा कि आपके कहने पे ऐसा हुआ, ये क्या लोकतंत्र है? और ईडी, एक बात और, क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों में क्यों नहीं जाती है? खुद प्रधानमंत्री और अमित शाह कहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है फलाना घोटाले के आरोपी हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, उनको हम जेल भेजेंगे, अगले दिन मुख्यमंत्री बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। अशोक चौहान, आदर्श हाउसिंग घोटाला, नारायण राणे, तो ये तमाम, तो आप लोगों को सवाल उठाना चाहिए ना कि भाई प्रधानमंत्री जी आप तो कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में मेरा ताप नहीं सहन कर सकता, और अगले ही दिन जो आप साथ में फोटो खिंचाते हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री बने। इसका जवाब भी चाहिए आपसे मुझे। अगर आपने ये सवाल उठाया है तो इसका जवाब भी दीजिए कि क्या, चलिए मैं मान लेता हूं 5 मिनट के लिए कि जो जितने गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं सारे बेईमान हैं और भाजपा के जो है सब ईमानदार हैं, तो सवाल तो उठता है ना कि अजीत पवार को क्यों नहीं जांच किया जा रहा है, नारायण राणे को क्यों नहीं जांच किया जा रहा है, अशोक चौहान को क्यों नहीं जांच किया जा रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों नहीं जांच किया जा रहा है? ये सवाल आप क्यों नहीं उठाते हैं? पूरा देश की मीडिया ने कभी सवाल उठाया? कभी नहीं उठाया। बस कांग्रेस को सवाल कांग्रेस से ही करते हैं भाई, सवाल यूपीए से ही करते हैं, सवाल इंडिया से ही करते हैं, और बताएंगे अगर कुछ सामने आ जाए। क्या 1971 में नहीं होता था, 84 में नहीं होता था, 78? अरे भाई आपको जो इतना जबरदस्त मैंडेट मिला था काम करने के लिए, और आप देखिए प्रधानमंत्री की भाषा ये नहीं होती है कि आपको पाप लग जाएगा, फलाना हो जाएगा और मंगलसूत्र, ये प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? और मुसलमान पाकिस्तान कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की भाषा है क्या? तो देखिए आपको ये सवाल उठाना, इसलिए मैं बोलता हूं कि लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं चौथा स्तंभ। क्यों? क्योंकि सवाल कभी नहीं उठाया नारायण राणे के बारे में, कभी नहीं उठाया हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, कभी उन्होंने सवाल नहीं उठाया अजीत पवार के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने नाम लेके कहा कि ये 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी है, और अगले 3 से 4 दिनों में ही वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या ये आप इस पे आपका मैं जवाब चाहूंगा। मैं आपको तमाम जवाब दूंगा जो अभी आपने जितने भी सवाल खड़े किए हैं जी, मैं तमाम सवालों का जवाब आज आपको दूंगा। आज हमारे अतिथि भी, परवाज जी आप देना चाहते हैं? एकदम। अच्छा, पहले परवाज जी को देने देता हूं ईश्वर जी, फिर मैं आपके तमाम, क्योंकि आज अगर आपने ये कह दिया कि देश का चौथा स्तंभ अपना काम नहीं कर रहा, अपना धर्म नहीं निभा रहा, रुक जाइए परवाज जी, अब आप रुक जाइए। ये मीडिया पर अगर आपने उंगली उठा दी, मीडिया के दायित्वों को लेकर उंगली उठा दी, तो मैं आपको 2 चीजें स्पष्ट कर देता हूं। पहली बात यह है कि वो सवाल नहीं है जो आप एज ए राजनीतिक दल उठाते हैं एक प्रधानमंत्री के ऊपर या दूसरे सरकार के ऊपर। हमारे लिए अगर वो सवाल नहीं है तो हम वो सवाल नहीं उठाएंगे, और उन सवालों को नहीं उठाने के लिए अगर आपको ये लगता है कि मीडिया गोदी मीडिया बनी हुई है, आप गोदी मीडिया बनाइए। कल भाजपा की जब सरकार जाएगी, आपकी सरकार आएगी, तो मीडिया को आंधी मीडिया बनाया जाएगा या अंधी मीडिया बना दिया जाएगा, हमें वो भी बर्दाश्त होगा। ये आएगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, गोदी बनाइएगा। एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको याद होगा कि कहीं भी प्रधानमंत्री जा रहे, फटाक से मीडिया के लोग जो माइक लगा पूछे थे ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ मैं अगर जनता के सवालों को अगर आप नहीं तरीके से उठाएंगे तो मैं कहूंगा कि आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। आपने जनता महंगाई का कितना साल उठाया मोदी जी से? आपने 7 से 8 मिनट, आपको महंगाई देखना है, आपको बेरोजगारी देखनी है। पीसीआर में गौतम जी हैं, मेरे सिस्टम पर महंगाई और बेरोजगारी दर 2 का डाटा है पूरा निकाला हुआ, डेस्कटॉप पर है, उसका प्रिंट आउट मुझे दीजिए अभी। मैं आज ईश्वर जी को महंगाई का और बेरोजगारी दर का डाटा दिखाता हूं। दर मत बताइए सर, मैं आपको रेट बताऊंगा। वक्त एक ब्रेक का है, वक्त एक ब्रेक का है। जब ब्रेक से लौटूंगा तो ईश्वर जी को महंगाई भी बताऊंगा, बेरोजगारी भी बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि मीडिया ने क्या किया और 68 वर्षों में ईडी ने क्या किया। इस बीच हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। झामुमो से हेमलाल मेहता साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर हेमलाल मेहता साहब, बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा से कर्नल संजय सिंह साहब हमारे साथ हैं। संजय सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप लोग काफी विलंब से शामिल हुए चर्चा में। अभी कांग्रेस से ईश्वर आनंद जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मीडिया पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ जो चल रहा है, अमूमन पूरे देश में यही चल रहा है, मीडिया को एक तरह से गोदी मीडिया बताया जाता है। मैंने उनको जवाब यही दिया कि कल जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, कल अगर फेरबदल होती है 295 सीटों पर,
जो खड़गे साहब का बयान है, अगर कांग्रेस आ जाती है तो भाजपा वाले शायद हमें गांधी मीडिया या आंधी मीडिया का नाम दे दें, अंधी मीडिया का नाम दे दें। नाम से मिलता जुलता नाम आप लोग देने को स्वतंत्र है, हम लोगों को इनकार नहीं है, हम लोग अपने काम से संतुष्ट हैं, अपना काम हम लोग करते रहेंगे। इसके अलावा ईश्वरानंद साहब, आपने दो चीजें कही। पहली चीज आपने ये कही कि ईडी ने नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं की, अजीत पवार पर कार्रवाई नहीं क्यों की, विश्व शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। ईडी का गठन कब हुआ है, आप मुझे ये बताइए। 1956 में ईडी का गठन हुआ। ईडी को गठित हुए 68 वर्ष हो गए। आपके समय भी ईडी थी, आपके समय भी सीबीआई था, आपके सामने सीबीआई का हश्र है। और इन 10 सालों में ईडी ने जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, 1,30,000 करोड़ की रिकवरी जो हुई है, वो पैसे आखिर किसके हैं, वो पैसे कहां से आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं या भाजपा में सारे लोग ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन ईडी अगर अपनी कार्रवाई विपक्ष पर कर रही है तो क्या नतीजे सामने नहीं आ रहे? मेरे सवालों का आपने जवाब दिया। आप रुक जाएं, आपने काफी कहा, मुझे यह बताएं कि क्या नतीजे सामने नहीं आ रहे? मीडिया नतीजों को देखेगी या उनसे यह पूछेगी आप क्यों नहीं डाटा दे देते हैं, ईडी को उपलब्ध करा देते हैं कि भाजपा के किस सांसद के यहां रेड मारना है, भाजपा के किस विधायक के यहां रेड मारना है? आप ईडी से उम्मीद करते हैं कि ईडी हमारे यहां रेड कर रही है, भाजपा में रेड नहीं कर रही। भाजपा से आपने, कांग्रेस की सत्ता 60 साल से ऊपर रही, कितनी बार सीबीआई ने कांग्रेस के या कांग्रेस के किसी सदस्य के यहां, कांग्रेस के विधायक सांसद के यहां या कांग्रेस को जो समर्थन देते हैं उन दलों के यहां छापामारी की है? कोई आंकड़ा आपने निकाला है? आपने नहीं निकाला होगा। यह आरोप निकालना, ईश्वर जी, ये आरोप लगाना बड़ा आसान है कि कार्रवाई हम पर हो रही है। ये आपके समय भी होता रहा और देश की सत्ता पर 60 सालों तक आप रहे। ये नहीं है, मेरा सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी है, तो उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती है? मीडिया का सवाल वो नहीं होगा। बात, मैं आपको यही परेशानी है ना, एक एक करके सवाल का जवाब सुन लीजिए। मीडिया का सवाल ये होगा कि अजीत पवार के अगर नहीं जाते हैं, अजीत पवार पर फाइनल क्या आ जाता है, चार्जशीट में क्या लिख कर जाता है, प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं चुनावी दौर में, आप क्या कहते हैं, आपके खड़गे साहब क्या कहते हैं, सारे लोगों का भाषण मीडिया रिकॉर्ड करती है। और उन पर अगर हम सवाल पूछने लगे तो हमें टकाटक खटाखट सवाल जवाब करने पड़ेंगे, वो मुसीबत की बात हो जाएगी। उस पर मत उलझिए कि किसने क्या। अब आपने दूसरी चीज मुझसे कही थी महंगाई के बारे में कि महंगाई आज बहुत बढ़ गई है। ये मेरे हाथ में डाटा है। अब अगर आप एग्जिट पोल को भी नहीं मानते, अगर आप लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी नहीं मानते, जुडिशियल सिस्टम को भी नहीं मानते, आप गूगल को भी नहीं मानेंगे, आप माइक्रोट्रेड्स को भी नहीं मानेंगे, सिस्टम पे सवाल नहीं उठाया आपके, मैं सुना दूंगा, हम लोग वो भी बाइट रखते हैं। ये डाटा मेरा जो बयान कर रहा है, जनता दर्शकों के सामने भी ये डाटा है कि अगर महंगाई दर की बात करें तो सबसे ज्यादा 2013 में 10.02% था, उसके पहले 2012 में 9.48% था, उसके पहले 2010 में 11.99% था, 2009 में 10.88% था। अब आप बात कीजिए, ये मैंने 2000 से लेकर अभी तक का डाटा मैं जवाब दूं? मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। अभी का जो डाटा मैं आपको बता दूं, 2022 का डाटा जो सामने दिखाई दे रहा है, 6.70% है महंगाई का दर। 2021 में ये 5.13 था, वहां से ये प्लस हो गया 1.57, 6.70 चला गया। लेकिन 2020 में 6.62 था, जो 2021 में घटकर 5.12 हुआ था। 2014 में जब सत्ता भाजपा ने या एनडीए ने संभाली थी, उस वक्त महंगाई दर 6.67% था। ये महंगाई की बात है। आप ये निकाल सकते हैं डाटा कहीं से भी। मुझे 2 लाइन बोलने दिया, बताइए महंगाई पर बताइए। नहीं, हम महंगाई पे ही बोल रहे हैं। आपका कहना है, देखिए जनता को आंकड़ों की बाजीगरी में, ये आंकड़ा किसके द्वारा जारी किया गया है? सरकार के द्वारा। हाँ सर, नहीं तो आप कहां से लेके आए? सरकार के द्वारा होगा निश्चित रूप से, या इसलिए मैं बोलता हूं, देखिए आंकड़ों की बाजीगरी में पूरी महंगाई मुझे जनता से बोलने दिया जाए। इनका कहना है कि 2014 में 400 रुपया में गैस मिलता था और 60-70 रुपया सब्सिडी का जेब में जनता का जाता था। नहीं होता है, ऐसे महंगाई का कंपैरिजन नहीं होता है। सर मुझे फिनिश किया जाए ना, आप आपका परिभाषा होगा। ये बताना चाह रहे हैं कि वो महंगा था और अभी जो 1200 करके अभी 1000 रुपया वो सस्ता है। उस वक्त 50 रुपए में डीजल मिलता था, अभी 100 रुपए मिल रहा है। तो वो दर में, ये राजनीति के लिए आप रखें, ये आप राजनीति के लिए रखें। मेरी बात सुनिए, मुझे आप लोगों की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। भारत में मुद्रा स्फीति के 2 सूचकांक मापते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई और थोक मूल्य सूचकांक
WUPCI, ये दोनों वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन की गणना करने के लिए अलग अलग तरीकों पर विचार करते हुए मुद्रास्फीति निकाली जाती है। उस समय का कमीशन क्या था, 6 पे कमीशन क्या चल रहा था, प्रति व्यक्ति आय क्या थी, उस समय का क्या प्रति व्यक्ति खर्च था, और उस पर आज का एक्सपेंसेस क्या है। बताया जाए हवा में नहीं बोलते। 2014 में क्या था, आज क्या बताया जाए मुझे, क्या चीज 2014 में पर कैपिटा इनकम क्या था, मैं वो भी दिखा दूंगा। और मैं उसका भी आज डाटा निकालवा 2024 देता में क्या, ये हूं। एक डिबेट मुझे लगता है मेरे और आपके लिए रखना होगा। ये आपने मुझ पे उंगलियां उठाई, इसीलिए मत लीजिए, मैंने कहा आपको ईश्वर जी, आप मैं आपको व्यक्तिगत ये नहीं लिया जाए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अगर हमें महंगाई पे सवाल खड़े करने कहते हैं तो हम इस पे सवाल करेंगे। एक लाइन आपकी अपने बात मुंह से सुनकर बोल नहीं दीजिए करेंगे। कि महंगाई नहीं है, अब बोल दीजिए सर, किसको महंगाई कहते हैं? महंगाई तो यहाँ आप बोलिए, जो ये महंगाई तो बता रहा है कि महंगाई जिस नहीं, आप बोलिए कि महंगाई नहीं है। 5.13% प्लीज आप बोल दीजिए कि महंगाई नहीं है, प्लीज सुन लीजिए। 5.13% से 1.57% बढ़ गया। आंकड़े क्या ये महंगाई है। ये आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं महंगाई नहीं है। आप बोलिए आंकड़े महंगाई नहीं है, आप बोलिए। लेकिन उन आंकड़ों को यह भी बताइए कि 2013 में 10.02% महंगाई। मैं सिंपल, मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप बोल दीजिए। अब बेरोजगारी दर में आ जाइए। आपको बेरोजगारी दर अगर दिखाऊंगा ना, बेरोजगारी दर का डाटा, तो ये जो आप लोग 83% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हाँ। ये जो आप लोग कहावत निकाल कर रखे हैं, अच्छा, ये भी इसका गलत जवाब है। ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन दर निकाली जाती है। आप किसी भी चीज का, ये दर का जब 83% है, NSSO को आंकड़े जारी करने से मना कर दिए गए थे साहब पहले। अब ये तो आपके पास ऐसी कोई चिट्ठी है? देखिए, अब मैं तो लेकिन अगर दे दीजिए, अगर ना चला दूं तो कल मैं आ रहा हूं, कल मैं आ रहा हूं, आप कल लेकर आइएगा। अगर वो ना जारी हो जाए मीडिया पर, मैं चलाऊंगा, या आपने किसी मीडिया हाउस को दिया हो तो मुझे बताएं जिसने चलाने से इनकार किया। इतना गोपनीय तरीके से यहाँ काम हो रहा है। मैं थोड़ा कुछ इसमें आ रहा हूं। संजय जी बताइए। वक्त एक अच्छा ब्रेक तो हम लोगों ने ले लिया था। चलिए संजय जी का रुख करता हूं। महंगाई बेरोजगारी पर दरअसल एक मीडिया पर्सन होने के नाते मुझे नहीं बोलना था, लेकिन ईश्वर जी ने सवाल यह उठाया था कि सारे के सारे गोदी मीडिया हैं, इसलिए उनको यह बताना जरूरी था कि मीडिया वालों के सवाल अलग होते हैं साहब। राजनीति से प्रेरित सवाल हम लोग नहीं करते। सवाल वो होते हैं जो हम अपने तथ्यों पर आजमाते हैं, अपने तथ्यों पर अपनाते हैं। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन हम डेटा और वो क्या बोल रहे हैं मीडिया के बारे में, उस पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं, आप भी कल गांधी मीडिया, आंधी मीडिया में नाम दे सकते हैं साहब, हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जाना चाहता हूँ कि आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसे मीडिया नहीं है जो तथ्यविहीन बात करती है। अगर तथ्यविहीन बात करने लगे तो मीडिया का TRP स्वतः घट जाएगा, पहली बात है। दूसरी बात, महंगाई की बात जो आप लोग अभी डेटा में उलझ रहे थे, मैं डेटा में नहीं जाना चाहता हूँ। डेटा तो सबके फोन में सब लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि 2014 से पहले मैं बहुत गांव के परिवेश से आता हूँ। सेना में कर्नल बना। उस सेना सबसे अच्छा उत्कृष्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का, भारतीय सेना, जहां पर हम लोग स्वच्छता अभियान उस समय चलाया करते थे सेना में। लेकिन सेम वो एक तथ्य को लेकर के मोदी जी जब यहाँ पर हमारे बीच में आए, महिलाओं की दुर्दशा को देखे, लैट्रिन बाथरूम शौचालय बनाने का एक विजन उन्होंने दिया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो जनधन खाता खुलवाया, हमारे लोग जो है सो सपना देखा करते थे गरीब महिलाएं कि काश मेरा भी एक खाता होता, खाता खुलवाया, वो खाता के माध्यम से उनको इंश्योरेंस दिलाया। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले भारत के विद्यार्थी बाहर जाने के लिए सपना देखते थे, ब्रेन ड्रेन जिसको कहा जाता था, आज बाहर पढ़ रहे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भारत में आकर के काम करना चाहते हैं। इतना अच्छा माहौल हम लोगों ने दिया है। बेरोजगारी की क्या बात लोगों ने दिया है सर? ये पैसे कहां से आते हैं? अरे ये पैसा हमारा जो आप भारत सरकार, भाजपा का पैसा है। भाजपा का पैसा है? नहीं, पैसा तो सरकार, पैसा राष्ट्र का है सर। योजनाएं हैं, आप लोग उसको धरातल पर उतार रहे हैं। आपसे पहले कांग्रेस भी करती थी। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि करने का दर आप देखिए भाई साहब, करने का दर देखिए। पहले भी प्रधानमंत्री आवास इंदिरा कॉलोनी के नाम से बहुत जाना है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, बताइए सर। नहीं, पहले आप देखिए कि 2014 से पहले 1947 से लेके हम एक मोटा मोटी आंकड़ा आपको देना चाहते हैं। इन्होंने तकरीबन 20 लाख घर बनवाया और हम लोगों ने इस 10 वर्ष में ही तकरीबन 2.5 करोड़ घर बनवाया गरीबों का। तो इस सब बातों में अगर आपको मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज गुड मैनेजमेंट? गुड मैनेजमेंट ही सेम गिवन ऑफ रिसोर्सेज में कोई अच्छा रिजल्ट देता है और कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। तो आप लोगों ने चुनाव के पहले जब दावे और वादे करने शुरू किए, चुनावी सभा को संबोधित करना शुरू किया, तो आपने 60 साल का उनका इतिहास और 10 साल का अपना इतिहास क्यों नहीं निकाल दिया? आपने क्यों जनता के सामने निकाल कर नहीं फेंक दिया
कि उन्होंने 60 साल में 20 लाख घर बनाए थे और हमने 10 साल में 3 करोड़ घर इतना बड़ा पत्रक जारी हुआ भाजपा का, नेट पे है, सबके मोबाइल में है। मैनिफेस्टो में है कहीं? मैनिफेस्टो में तो हम लोगों ने ये बात तो 2014 में ही दे दिया था, अब देने की क्या जरूरत है उसको? 2014 में दे दिया। अरे ये जो मैनिफेस्टो की बात आप कर रहे हैं, ये कोई नई बात करे तब ना मैनिफेस्टो में हम दें। ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट है, चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। काम आपने संपन्न किए जी, जो विकास की धारा आपके चलते बढ़ी, जो योजनाएं पहले से चलती आ रही थी, भाजपा ने उसको टेक ओवर किया, उसको आगे बढ़ाया। जो नई योजनाएं आप लोगों ने शुरू की, उनकी विकास गाथा क्या है, उनका सक्सेस रेशियो क्या है? मैं फिर बार बार दोहराता हूं कि दर होता है, चाहे महंगाई की बात करेंगे तो भी दर निकलेगी, बेरोजगारी की बात करेंगे तो भी रेशियो दर निकलेगा, आप अगर विकास की बात करेंगे तो भी रेशियो और दर निकलेगा, निकालना पड़ेगा। वही उसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है। आ रहा हूं 1 मिनट ईश्वर जी, आपके पास आ रहा हूं। हेमलाल जी काफी देर से बैठे हुए। हेमलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं पहले। हम छूट जा रहे हैं। जो अभी तक हमने सुना जी, उसी पर मैं जवाब देना चाहूंगा। दे सर। अभी शायद आपके तरफ से वो रेशियो बताया जा रहा था महंगाई का, तो महंगाई का मैं शुरू से जब से आ रहा हूं, मैं न्यूज़ 11 में आपके चैनल में, जनता देख चुकी है कई अखबार, तो इसका जवाब हमने मांगा था शुरू से ही। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं दिए। बाद में क्या किए, बाद में उसका रेशियो निकाल करके और जो है प्रस्तुत करने का काम किए। उस समय नहीं बताए, करीब करीब 4 से 5 डिबेट में कभी बताया नहीं, लेकिन बाद में उसका कैलकुलेशन रेशियो ला करके बताए। किसने बताया था आपको ये रेशियो जो मैंने निकाला है? आपके किस प्रवक्ता ने भाजपा का बताया? आदरणीय प्रतुल सहदेव जी ने ही बताया था, फिर अशोक जी ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया है रेशियो। फिर बाद में रेशियो ही चलते रहा। लेकिन मेरा एक ही सवाल था, सिर्फ एक सवाल था कि 2014 में जो आपने इतना नौटंकी किया था कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसके बाद चयन अच्छा कीजिए, आप टीवी पे ऑनलाइन है, शब्दों का चयन अच्छा कीजिए। सुन लीजिए, आपने कहा नहीं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शब्द का चयन भी अच्छा से कीजिए। बहुत फिर आप बोल रहे हैं, आप बहुत बोल चुके हैं। मैं वो तो बोला ही नहीं, उनको एक बार बोलने का मौका मिला। जो लोगों ने कहा था, जो लोगों ने कहा था नौटंकी किया था, सबने नौटंकी किया था, मैं यही कहूंगा। और उन्होंने कहा था, उसके बाद जब सत्ता संभाली आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाला तो कहा कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई कम कर देंगे। तो कम कर दे, मैं तो शुरू से ही पूछा हूं कि किस वस्तु का महंगाई इन्होंने कम किया। ये रेशियो नहीं चाहिए गरीबों को। गरीबों को चाहिए कि उस समय 16 रुपया में मिट्टी तेल किसको समझा रहे हैं आप? फिर राजनीति कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं। चाहिए मतलब पेमेंट भी तो उसी हिसाब से समझाना पड़ेगा ना, लोगों का पेमेंट भी तो उसी हिसाब से कम और ज्यादा हुआ है। चलिए, महंगाई बेरोजगारी से निकलिए, 2 मिनट एक ब्रेक ले लेता हूं। हेमलाल जी, आप मेरी बात तथ्यों पर बात कीजिए। हेमलाल जी, गरीबों को क्या चाहिए इसका ठेका आपने नहीं लिया है। हम लोग भी हैं, गरीबों तक जाते हैं, सारे दल, भाजपा भी जाते हैं, आंसू भी जाते हैं। ये मत बताइए, ये मत आप लोग बताइए कि गरीबों को क्या चाहिए, आदिवासियों को क्या चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो समझेंगे कि गरीबों का मसीहा कौन है। अब ये गरीबों को तय करना होगा। देश में जिसकी सरकार है वो मसीहा है, देश में जो सरकार बनाएगा वो मसीहा। और आज कयामत की रात है, चारों दल के लोग मौजूद है, चारों दल स्वीकार कर ले कि जनता का जनादेश जिसके साथ होगा अगले 5 साल उसको मानेंगे, कोई राजनीति नहीं करे। आरोपों प्रत्यारोपों का दौर बीत गया है। निश्चित तौर पर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अब नए सिरे से जब नई सरकार बनेगी तो वो सरकार निश्चित करेगी कि किन वादों के साथ आई है, किन दावों के साथ आई है और किस तरीके से काम करेगी। और वर्तमान में जो सरकार है, जनता ने जनादेश दिया है तब सरकार में है। जनता अगर ठुकरा देगी इस बार, सरकार से चले जाएंगे। लेकिन कोई भी, अगर वो मसीहा हो, अगर वो सरकार हो, वो सिस्टम हो, वो जनता के इशारे पर ही आते हैं। जनता का अलग से कोई मसीहा नहीं। रुक करते सीधे अपने अतिथियों का। प्रवास, आप बहुत देर से खामोश बैठे हैं। सीधा सवाल, एग्जिट पोल के आंकड़े दावा कर रहे हैं कि झारखंड में 8 से 10 सीटें कम से कम एनडीए के खाते में, 4 से 6 सीटें आईएनडीआईए के खाते में। लेकिन आईएनडीआईए का दावा है कि 10 सीटों पर आईएनडीआईए आएगा, जबकि आप दोनों दलों का दावा था चुनाव से पहले तक
कि 14 की 14 सीटें जीतेंगे हम लोग? परवाज। एकदम अभिषेक जी, आपका ये सवाल से पहले हम ईश्वर जी को जो बोल रहे थे पत्रकारिता के बारे में, तो उसके लिए थोड़ा सा आपके कैमरा के सामने एक स्क्रीनशॉट दिखा देते। ये कुलदीप नैयर साहब का आर्टिकल है। कुलदीप नैयर साहब को आप जान ही रहे हैं, बहुत पत्रकारिता के विश्व पितामह। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका हेडलाइन ही था प्रधानमंत्री सचिवालय की सह पर अखबारों में फेरबदल। अभी आप देखिए 1977 का ये आर्टिकल है। अब उसके बावजूद भी ये गोदी मीडिया इस तरह का, इनको सिर्फ और सिर्फ आरोप 77 में भी जनता पार्टी की सरकार थी, क्या मजाक कर रहे हैं क्या? 77 में भी जनता मैं पार्टी की सरकार थी। आर्टिकल में पढ़ के देखता हूं ना कि इंदिरा गांधी का जो आपके जो उस टाइम तत्कालीन जो सूचना मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, वो क्या बोले थे? मतलब अभी वो क्या बोले थे? वो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी मीडिया को कंट्रोल करना चाहती थी, मीडिया को कंट्रोल करना चाहती थी। वो आर्टिकल है, आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ये बताइए, आपको मैं शेयर कर देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाना आता है कि आप पत्रकारिता पे उंगली उठाएं, आप एजेंसियां पे उंगली उठाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाना आता है। ये चीज देखना चाहिए ईश्वर जी। एक उंगली अगर आप उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है। चलिए काउंटिंग पर बात कर लेते हैं। मैं काउंटिंग के बारे में बात करता हूँ। आप सभी का आभार, आप सभी का प्यार, अभिषेक, हम मीडिया वालों को एकदम, हाँ सही बात है। अभिषेक, आप जो पूछ रहे थे कि अब ये बताइए कि इंडिया वाले किस तरह से दावा कर रहे हैं, क्या ये एग्जिट पोल करवाए थे क्या? हम तो दावा किए थे, हम तो जनता का प्रेम, हम तो जनता का प्रेम, हमारा गठबंधन में कोई डाउट नहीं था, हम लोग फुल्ली कॉन्फिडेंट थे। माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी, माननीय मोदी जी जितने बार भी सभा में आए तो उनका प्रचंड जो भीड़ देख के, और हम लोग का जो दावा था कि इस बार हम लोग 100% रिजल्ट देंगे। लेकिन ये इंडिया का जो आप दावा बता रहे, क्या इनका ये आंतरिक एग्जिट पोल है क्या? चलिए हेमलाल जी, सीधा रुख आपका। चंपई सोरेन साहब ने कहा कि कम से कम 10 सीटों पर जीतेंगे, 14 सीटों पर दावा था आपका, 4 सीट कौन कौन से खो रहे हैं आप लोग? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने जो कहा है वो ठीक है। उन्होंने 10 सीट कहा है कि कम से कम 10 सीट आएगा, तो 4 वो बता दीजिए जो हारने वाला लग रहा है। वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने तमाम सीटों पर जो आकलन किए हैं जी। जनता जो मैंडेट दी है, मैंने वोट जो की है, उस हिसाब से अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि 14 के 14 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। चलिए, प्रवक्ता का बयान है 14 की 14 सीटें जीत रही हैं, मुखिया का बयान है कि 10 सीटों तक जीत सकते हैं। ईश्वर आनंद साहब, एक बार आपका रुख करते हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष साहब ने, राजेश ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से प्रचार किया गया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, एग्जिट पोल को दिखाया गया, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए, और कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी में है। तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किया गया है, कल स्ट्रांग रूम में हम लोग आखिरी गिनती तक मौजूद रहेंगे। इतना ज्यादा अविश्वास एग्जिट पोल पर या विश्वास अपने कार्यों पर, अपनी राजनीति पर? अपने कार्यों पे विश्वास, अपनी राजनीति पे विश्वास। और देखिए, मैं सीट तो नहीं बोलूँगी 10, हम भी उम्मीद करते हैं कि 10 हम लोग जीतेंगे झारखंड में, और पूरे देश में लगभग 300, 290, 95, 300 के करीब में। देखिए, टक्कर हर जगह बहुत कड़ा है, संघर्ष बहुत कड़ा है, और आसान नहीं है किसी के लिए भी। मैं फिर से कहता हूँ, ईमानदार ये स्वीकारोक्ति है कि हर एक सीट पे ज़बरदस्त संघर्ष है, ज़बरदस्त टक्कर है। और लेकिन उस हमारा जो मेहनत है और जनता का जो मिजाज है, और जनता जो महंगाई, बेरोजगारी से जो, और झूठे वादों से त्रस्त होकर के जनता ने हम पे विश्वास जताया है। और कल 4 तारीख को परिणाम के समय आपको ये चीज दिखेगा। रात भर की चांदनी है। चलिए, आप ही के पास रात भर की चांदनी है। चांदनी तो आपके 10 साल से रात भर की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हाँ। जी। अब बहुत कम घंटे ही बचे हुए, 8:45 अभी रात हो रहा है। 12 घंटे के बाद में धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगी, पता चलने लगी। नजर क्या आ रहा है संजय सिंह साहब, झारखंड को कैसे देख रहे हैं? किन किन सीटों पर आपको भी आज कयामत की नींद आएगी कि नींद नहीं आएगी आज? नहीं, हम लोग तो भरपूर निद्रा ले रहे हैं जी। काम करके हम लोग तो जनता से अपना जो मजदूरी है वो मांगने गए हैं, और जनता ने भरपूर तरीके से दिया है मजदूरी। एक चीज आपको थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पर, एक टेक्निकल चीज जो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो है क्या, हमारा जब 2014 में पहली बार एक भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रुख के साथ में भारत के सामने जब आया, तो उस समय हमारा जहां पर एक बेस वोटर था, वो 2019 में वो बेस वोटर बढ़ गया,
और 2024 में फिर से वो बेस वोटर आगे बढ़ गया। ये बेस वोटर वो है जो किसी से कुछ पूछता नहीं, कौन कैंडिडेट है, विपक्ष का कौन कैंडिडेट है, वो सीधा जाता है और पहला बात पूछता है यहाँ पर झारखंड में कि जी हमारा फूल कहाँ है, कमल फूल। और दूसरा देखा कि यहाँ गठबंधन ने बोला कि यहाँ फल कहाँ है। तो फूल और फल का हम लोग दोनों जो है बहुत बढ़िया से इसका आनंद लिए हैं, जनता का काम किए हैं। और यहाँ पर स्टेट में भी विपक्ष में रह करके इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे एक इन मनमानी करना चाहें, इनकी जो गठबंधन की सरकार थी, मनमानी हम लोग चलने नहीं दिए। चाहे वो मनमानी भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो मनमानी बालू का हो, चाहे वो मनमानी यहाँ के युवाओं को एक सपना दिखा करके लुभाने का हो, या कृषि को लुभाने का हो, या बिजली विभाग में चंपई दादा ने ये बोला कि पहले 100 यूनिट फ्री देते थे, अब 125 यूनिट मुफ्त देंगे। आप आइए हुसैनाबाद पलामू में एक घर में 1 मीटर नहीं चल रहा हो तो हम आप जो बोलिए बता दें, सारी जनता त्रस्त है और हम लोग उसका अभी परिणाम लेने के लिए खड़े हैं। कल हम लोग, अब तक तो सारा परिणाम दे देंगे, हम लोग 14 के 14 सीट जीत रहे हैं। पलामू तो पहले भी आपका था, पलामू में आप दावा करें तो संथाल पर दावा करें, आप दावा करें तो उन 5 आदिवासी सीटों पर, रिजर्व सीटों पर दावा करें। अब इनको कौन समझाएगा? तो पलामू को ही बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो इनको कौन समझाएगा? ठीक है, आप मुझे बता दें कि जो 5 रिजर्व सीट हैं, जी, क्या आपको नजर आ रहा है उन 5 रिजर्व सीट पर अगर बात कर लें कि हम चाईबासा की बात करें, खूंटी की बात करें, लोहरदगा की बात करें, दुमका की बात करें, राजमहल की बात करें, ये क्या नजर आ रहा है? ये सारे सीट का वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से गया है, मेरा ऐसा मानना है कि लोगों ने दिल खोल के इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिल से एक्सेप्ट किया है। चाहे हमारे आदिवासी बंधु हों, चाहे हमारे इवन मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक जो हम लोगों ने लाया था उस पर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट किया है। मुस्लिम बुजुर्ग महिलाओं ने, जो विधवा महिलाएं थी, मैं अपने बूथ पे देखा हूं, वो धीरे से आके कान में बोलती है कि मोदिया के वोट देना है हमको। कौन सा चीन है बताओ, कान से उनको आंख से कम दिखे। मैं उनके पीछे खड़ा था, मैं जान रहा हूं इन सब बातों को। बेस वोटर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। बेस वोटर आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत ऊंचा चला गया है और हम 14 सीट हम कल इसी टाइम तक जीत के आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट झारखंड का। आप 14 सीट जीतने का दावा जरूर करें, लेकिन मेरी अपनी गणना जो है कि 5 सीटों पर आपको कांटे की टक्कर ही कांटे की है और 5 सीटों पर आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दाव खेलना चाह रहे थे, जेएमएम दाव कह ले, राजनीति कह ले, या जो हुआ है, एक चीज तो तय है कि आम जनता, अब तो चुनाव खत्म हो गया, आम जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिर भाजपा या भाजपा से संबंधित जो दल हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो भी कार्रवाई करती हैं। हालांकि इस पिछले 2024 में सीधे चलता हूं अपने अतिथियों के पास, वक्त की पाबंदी है, 30-30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। ईश्वर आनंद जी, जनता के लिए क्या संदेश है, कल का दिन किसका मंगल होगा? सिंपल सी बात है, जनता जनार्दन है, उसके लिए यही संदेश है कि इंडिया गठबंधन सरकार में आएगी और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, उनके भलाई के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनको जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी पूरे 5 साल। चलिए, बहुत बेहतर, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी 5 साल। हेमलाल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में गए हैं, जेल भेजा गया है, ये विक्टिम कार्ड क्या असरदार होगा इस बार झारखंड की जनता पर? स्वाभाविक है कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, जनता में आक्रोश था और भरपूर आक्रोश था। उसी का वोट किया है जनता ने, मतदान किया है और आप कल देखेंगे उसका रुझान। चूंकि आप बोल रहे थे गोदी मीडिया और बहुत सारे चीज़ों की, मैं नहीं कहता हूँ, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, गोदी मीडिया मैं नहीं कहता हूँ, कोई भी कहता, ये माहौल ऐसा बन गया है। देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय ने एमए में पॉलिटिकल साइंस का परीक्षा लिया, उसका प्रश्न पत्र में क्या था, इसमें देखेंगे आप कि गोदी मीडिया से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये प्रश्न आया है, मैं नहीं कहता हूं, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। ये माहौल ऐसा लोगों ने कर दिया है, कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया ने जरूर ऐसा किया है जिसके कारण सभी मीडिया बदनाम है। ऐसा सभी के सभी नहीं हो सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मणिपुर में जो एग्जिट पोल दिखाया गया, क्या मणिपुर में आ सकता है भारतीय जनता पार्टी का? जो पंजाब में जो दिखाया गया एग्जिट पोल,
3 को पंजाब में वहां दिया गया, समाप्त हो गया। झारखंड पर बताइए हाँ, सर। तो उसका तो नहीं आ सकता। अब रही बात झारखंड की, झारखंड में एक सीट दिखा रहा है इंडिया गठबंधन का। आपने जो किसी नाम याद नहीं आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सीट। तो मैं बता देना चाहूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले लोग देख लेंगे कल, जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो वोट, जो मतदान जो किया है, भरपूर मतदान किया है और भारी से भारी मतों से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी और 1 जुलाई से आप देखेंगे, 1 जुलाई से आप देखेंगे कि भारत में जो इंडिया में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, और जो महंगाई का जो दर आज बता रहे हैं वो दर नहीं सीधा कम करेंगे। आज जो पेट्रोल का दाम है 97 रुपया 82 पैसा, उसको कम करके हम दिखाएंगे। ठीक है सर। सीट कितना आ रही है सर झारखंड में? आज तो मैं तो बोल रहा हूँ 14 के 14। चलिए, ईश्वर जी ने 10 सीटें, 8 से 10 सीटों का अनुमान बताया है। परवाज जी, कितनी सीटें आ रही हैं? गिरिडीह निकलती हुई दिखाई दे रही है, कितनी सीटों का अनुमान कर रहे हैं? अभिषेक, हम लोग के पास 12 सीट थी और माननीय गीता कोड़ा जी भी आ गई। उसके बाद हमारा बोले ना कि हम लोग जो मेहनत किए हैं, हम लोग जो मिल के मेहनत किए हैं, गांव मेहनत किए हैं। आज झारखंड में जिस तरह से जो गवर्नेंस जिस तरह से फेल हुआ है, अब जनता देख रही है। इसके लिए सीधे लोकसभा में जाहिर सी बात है गिरिडीह जीत रहे हैं और भव्य जुलूस के साथ जीतेंगे हम लोग। कितना 2.5 लाख वोट से जीते थे चंद्र प्रकाश चौधरी, कितने का अनुमान कर रहे हैं इस पर? चंद्र प्रकाश चौधरी जी को गिरिडीह की जनता विकास पुरुष से नवाजी है और ज्यादा से ज्यादा उनकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक देने के लिए जनता उनको और भारी से भारी मतों से विजयी, मतलब 2.5 लाख से ज्यादा से जीतेंगे, उम्मीद है आपको? उम्मीद है। संजय सिंह साहब के पास आता हूं। सर, कितनी सीटें जीतेंगे संजय सिंह साहब? जी, मैं पहले बता दिया कि हमारे पास 14 सीट जीतने का एकदम पुख्ता सबूत है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरी भारत की जनता आज दिल्ली में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहती है, नीति वाली सरकार चाहती है, नेता वाली सरकार चाहती है, नैतिकता वाली सरकार चाहती है। कल तक का वेट कर लीजिए सर, कल पता चल जाएगा जनता क्या चाहती है। जनता एकदम हमारे पक्ष में चाहती है सर। हमारे अतिथियों ने जो कहा वो आपने भी सुना। कल हमारे सारे अतिथि हमारे स्टूडियो में निमंत्रित हैं। कल सारे लोगों को आना है और कल परिणाम भी आना है। कल आपका जनादेश आएगा, हमारे अतिथियों की कही हुई एक बात आपके सामने होगी। अपना अनुमान और अपना आदेश आपको खुद तौलना है अपने तराजू पर, कौन है कितने पानी में। बहुत धन्यवाद हमारे अतिथियों का। इतने भारी समय में भी आज का दिन काफी तनाव का आप सबों का रहा, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, अपने दर्शकों के लिए। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से हमारे साथ ईश्वर आनंद जी थे, बहुत धन्यवाद ईश्वर जी आपका। झामुमो से हमारे साथ हेमलाल मेहता जी थे, बहुत धन्यवाद हेमलाल जी आपका। भाजपा से कर्नल संजय सिंह साहब हमारे साथ थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और आंसू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। आप चारों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। जो भी बनाए सरकार, सशक्त बनाए, शक्तिशाली बनाए, देश का गौरव अक्षुण्ण रहे, ये आप लोग जरूर प्रयास करें। बाकी हम लोग मीडिया है सर, कभी इनकी गोदी में कभी उनकी गोदी में, हमें कोसते रहें। आपका कोसना हमें अच्छा लगता है, हमें यह समझ में आ जाता है कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए फिलहाल इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।